अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हम मोहसिन मेंटोर की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज मुझे ये शर्फ दिया अल्लाह ताला ने कि मैं एक ऐसी शख्सियत को अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट करूं जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। ना सिर्फ मेरे लिए ऑनर है बल्कि पाकिस्तान का ऑनर है। एक ट्रेनर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एकेडमिशियन, 25,000 से जायद बच्चों को अब तक पढ़ा चुके हैं। तकरीबन 1,000 से जायद टीचर्स को ट्रेन कर चुके हैं। ऐसी प्रेस्टिजियस शख्सियत जिनको हम ये कहें कि 2019 में अवार्ड दिया गया मोस्ट डेडिकेटेड, द वर्ल्ड मोस्ट डेडिकेटेड टीचर, कैम्ब्रिज बुलाकर उनको सराहा गया और स्टैंडिंग ओवेशन मिला कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करने वाला एक शख्स यूके जाकर वो अवार्ड रिसीव करता है। और ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है। पहले पाकिस्तानी जिन्होंने मैथमेटिक्स के लिए बुक लिखी, को ऑथर हैं, कैम्ब्रिज के लिए बुक लिखी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पे, और कदम बढ़ाते चले गए। 33 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज के अंदर उनका नाम डेजिग्नेट किया गया और इन्होंने, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया। एक ऐसे स्कूल के बानी, ब्रिज स्कूल के नाम से इनका एक प्रोजेक्ट जो सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को अवॉइड करते हुए तमाम लोगों के लिए एजुकेशन मुहैया करने का तहैया किया उन्होंने, और ये स्कूल रन कर रहे हैं अभी भी सक्सेसफुली। एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो करियर काउंसलिंग के परस्पेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करता है रिवील पाकिस्तान के नाम से, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको लीड कर रहे हैं। और उसमें आप जब उनसे बात करेंगे तो और भी प्रोबेबली इस बारे में बात होगी कि किस तरह से बच्चों को साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू रन करके उनकी पर्सनैलिटी के की एस्पेक्ट्स हाईलाइट किए जाते हैं ताकि वो अपना करियर सेलेक्ट कर सकें। और जब यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू एक ऐसा टेस्ट कंडक्ट करती है, एक ऐसा कंपटीशन कंडक्ट करती है जो मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग के सिलसिले में रन होता है, तो उस अवार्ड को इनके नाम पे डेजिग्नेट किया जाता है, द अहमद साया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। वेलकम करता हूं आज हमारे साथ सर अहमद साया मौजूद हैं। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। सर, इट्स माय ऑनर, इट्स माय प्लेजर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और सर, लिस्ट तो काफ़ी तवील है, मैंने कोशिश की है कि मैं सम अप करके अ, आपको इंट्रोड्यूस कर सकूं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी शर्फ बख्शा है कि आपके पढ़ाए हुए बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तो आपकी तारीफें सर हम सुनते रहते हैं। सो काइंड ऑफ यू। जजाक जजाकल्ला खैर। आपने बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया एंड इट्स माय ऑनर। जजाकल्ला खैर एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया। अच्छा अहमद साहब, अ, आप अकेडमिशियन हैं, ट्रेनर हैं, आपका इंटरेक्शन लोगों से रहता है कंसिस्टेंटली। ये बताइए, एक अच्छे उस्ताद बनने के लिए क्या ऐसी क्वालिटीज होंगी? एज ए करियर जब हम यूथ के लिए बात करते हैं तो टीचिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है और आप सिंबल हैं। क्या एडवाइस करेंगे आप यूथ को? और देखिए, ये जो टीचिंग है ना, ये अंबिया की सुन्नत है। तो हम्म। ये वो काम अंबिया करते थे। तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां अटैच हैं। एक तो मेरा मानना ये है कि ये कोई नॉर्मल काम नहीं है। ये एक प्रोफेशन नहीं बन सकता, क्योंकि ये पैशन से आता है, ये अंदर से निकलती है चीज। और ये अल्लाह ताला की तरफ से सलाहियत होती है जो अल्लाह ताला लोगों को देता है कि वो लोगों को समझा सकें, पढ़ा सकें, उनको रास्ता दिखा सकें।
तो जब ये अंबिया की सुन्नत है तो इसका मतलब कोई ना कोई काम तो इसमें ऐसा है जो बाकी कामों से बहुत मुख्तलिफ है। जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि जो ये टीचर्स होते हैं ना, हम टीचर्स जो हम्म, हैं वो रोल मॉडल होते हैं। वो बिल्कुल। बच्चों की ज़हन साजी करते हैं, उनको सही गलत की तमीज सिखाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। कोर्स पढ़ा देना, करिकुलम खत्म करवा देना, निसाब पढ़ाना, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। लेकिन बच्चों की, फ्यूचर जनरेशन की कैरेक्टर बिल्डिंग करना, उनको मॉरल एथिकल वैल्यूज सिखाना, उनको सही रास्ते पे गामजन करना, उनको डायरेक्शन देना, उनको ये बताना कि तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो, एक पेट्रियाटिक सिटीजन बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर अब मुल्क का फ्यूचर तुम्हारे तुम्हारे कंधों पे है, तुम्हारे कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क को आगे लेके जाओ। ये सारी चीजें हमें एज टीचर सिखानी होती हैं। और जो टीचर्स होते हैं ना वो चेंज एजेंट्स होते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में कुछ बेहतरी का बदलाव है, कोई बेहतरी फैले माशरे में, और मैं समझता हूँ कि उस बेहतरी में मैं अपना हिस्सा डालूं, तो शायद मैं अकेला तो ये काम ना कर सकूं। लेकिन जब मेरे जैसे लाइक माइंडेड लोग जो बिल्कुल उसी सोच पे होंगे, अगर मैं उनको भी रास्ता दिखाऊं और उनके साथ मिलके चलूं, तो हम कामयाबी बहुत जल्दी हासिल कर सकेंगे। तो मुझे लगता है टीचिंग से, पढ़ाने से, उस्ताद होने का ये एडवांटेज है कि हम बच्चों को एक रास्ता दिखा सकते हैं और उस रास्ते में उनके साथ मिलके चल सकते हैं। तो हम तरक्की की मनाजिल बहुत जल्दी तय कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये कि ये वो वाहिद पेशा है जो बाकी पेशों को जन्म देता है। मतलब जो भी टीचर है वो अपने अंडर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट्स, आप कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ये जितने भी फ्यूचर में आएंगे वो हमारे हाथों से निकले नहीं। तो अगर हमने उनकी सही तरबियत कर दी तो फिर हम बहुत सारे मसाइल को सुलझा सकेंगे। अगर हम बोल रहे हैं हमारे मुल्क में खुदा ना ख्वास्ता करप्शन बहुत ज्यादा है, तो अगर हमने बच्चों को, जो आने वाले मुस्तकबिल के मेहमान हैं, उनकी सही तरबियत कर दी, तो वो उस करप्शन से दूर रहेंगे। अगर हम बोल रहे हैं हमारे मुल्क में बददियानती है, तो अगर हमने उस बच्चों को दियानतदार बना दिया, तो बददियानत लीडर्स पैदा नहीं होंगे। अगर हमने अपने मुल्क के बच्चों को ये सिखा दिया कि उनको मुल्क के लिए काम करना है, तो जब वो बड़े होके किसी पोजीशन पे आएंगे, तो उनके जहन में दो बातें नहीं होंगी। उनके जहन में सिर्फ एक ही चीज होगी कि मुझे अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। तो उस्ताद होने के साथ हमारी बहुत बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और बाकी जो जॉब्स होती है ना, वो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिटेशन के लिए होती है। 9 to 5 की जॉब है, 9 to 6 की जॉब है। लेकिन ये जो टीचिंग है, ये, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। अगर आप टीचर हैं तो यू आर टीचर फॉर लाइफ। ऐसा नहीं होगा कि मेरी क्लास खत्म हुई, मैंने अपनी चीजें बंद करी और मैं चल पड़ा। अगर किसी स्टूडेंट को मेरी जरूरत है, क्लास में, क्लास के बाहर, कुछ सालों बाद, जब वो मेरा स्टूडेंट होने के बाद ग्रेजुएट हो चुका उसके बाद, तो मुझे मुझे उस वक्त उसके लिए खड़ा होना है, मुझे उसका साथ देना है, मुझे उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। एंड ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने खुद अपने लिए चुनी है। तो जो टीचर्स होते हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए चुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो लोगों की मदद कर सकते हैं, वो एक अ, सहारा बन सकते हैं इस माशरे के लिए, और वो इस माशरे को आगे ले जाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ग्रेट। अहमद भाई, ये जिस तरह आपने कहा ना कि इंसान खुद आपने चुना, या इंसान खुद उस सुन्नत को फॉलो करता है, ये तो हमारे नेचर का हिस्सा, और ये ऐसे ही नहीं अडेप्ट हो जाती। इसके लिए तो एक अंदर से शौक होता है। आपका इंटरेस्ट कब बिल्ड हुआ कि नहीं, मैंने कोई बिजनेस लाइन में नहीं जाना या कुछ में, मुझे तो पढ़ाना है, मुझे नस्लों के लिए काम करना है? अच्छा, मैंने पढ़ाना जो है ना वो बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट कर लिया था। मैं ओके। खुद ग्रेड 9th में था जब हम्म। मैंने ग्रेड 8 और 9th के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरू में पढ़ाने का मकसद ये था कि मैं अपनी पढ़ाई को खुद फाइनेंस कर सकूं, सेल्फ मेड बन सकूं। इस इंटेंशन से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। और पढ़ाते पढ़ाते मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करी। पहले मैंने अपना OA लेवल्स किया, उसके बाद मैंने ACCA किया। अ, जब मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तब भी मैं हम्म। पढ़ा रहा था। एंड उस वक्त मेरे पास ये चॉइस आई कि क्या मैं पढ़ाना कंटिन्यू रखूं, या मैं जो है वो किसी
कॉर्पोरेट जॉब का हिस्सा बन जाऊं या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूं। उस वक्त जब मैं पहले शुरू शुरू में पढ़ा रहा था तो इट वाज जस्ट टू फाइनेंस माई स्टडीज, अपनी अपनी तालीम की अखराजात को मुकम्मल करने के लिए मैंने पढ़ाना शुरू किया। बट जैसे जैसे मैं पढ़ाता चला गया, मुझे इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि ये आम काम नहीं है, ये ये एक जिम्मेदारी है। तो अगर मुझे इसको करना है तो मुझे पूरे ईमान से, पूरे यकीन से और पूरी तवज्जो से करना है। इसको मैं एज पार्ट टाइम काम लेके नहीं चल सकता। यानी सही। इस काम को मुझे अपनी 100% से ज्यादा एफर्ट देनी होगी, क्योंकि ये तो माशरे का तामीरी काम है। मतलब इसमें तो मैं लोगों को एक डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, उनकी जहन साजी करके उनको अपने साथ लेके बहुत आगे तक पहुंचा सकता हूँ। और इसमें जो हमारा सक्सेस होता है, उस्ताद का सक्सेस होता है, वो उनके बच्चों का सक्सेस होता है। तो ये जो सक्सेस अलाइन होना शुरू हो गया ना, तो ये मुझे बड़ा मजा आना शुरू हो गया। मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे वो फीलिंग आने लगी कि ये काम मेरे लिए है और इस काम को करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी, मुझे जो है ना वो इस काम में अपनी जिंदगी सर्व कर देनी है। और इसी सोच के साथ फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता रहूंगा और मैं जो है वो इवेंचुअली साथ साथ पढ़ाता रहूंगा, ताकि मुझे इस बात का एहसास होता रहे कि जब हम टेबल के उस तरफ होते हैं, टीचर जब सिर्फ अपने लेक्चर्स डिलीवर कर रहा होता है या नॉलेज इम्पार्ट कर रहा होता है, तब उसको ऐसा एहसास होता है कि देखो मुझे सब आता है। लेकिन जब वो साथ साथ पढ़ाई कर रहा होता है ना, जब वो टेबल के उस तरफ होता है, तो उसको हम्म। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। तो ये एहसास हो रहा होता है टीचर को कि अभी भी बहुत कुछ है जो मैं सीख सकता हूँ। तो किसी भी वक्त उसको ये नहीं लगता कि मैं कुल हो गया हूँ, मैं मुकम्मल हो गया हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है। हमेशा वो सीखने की चाहत रहती है और हमेशा इम्प्रूव करने की गुंजाइश रहती है। तो टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है एक तो सेल्फ लर्निंग पर जाएं। हमेशा ये इस बात का ख्याल करें कि हमें जितना भी आता है, हमसे बहुत ज्यादा और बहुत सारे लोगों को आता है। और इल्म बहुत है, बेतहाशा है। हमारी इल्म की डायरेक्शन एक तरफ जाके रुक सकती है, लेकिन इल्म खत्म नहीं होता। तो हम हर तरफ से इल्म समेटने की कोशिश करें और फिर उसको इम्पार्ट करने की कोशिश करें। दूसरी चीज, हमें इस बात को बहुत तहे दिल से समझ लेना चाहिए कि हमें किसी भी तरह ये फीलिंग जब तक अंदर से नहीं आएगी ना, जब तक हम टीचर्स बाय चॉइस नहीं होंगे, हम टीचर्स बाय चांस या टीचर्स बाय सर्कमस्टांसेस होंगे, तो हम कभी भी 100% डिलीवरेबल्स नहीं दे सकते। अब बहुत सारे लोग होते हैं, वो टीचर इसलिए बन जाते हैं कि उनको कोई बेहतर जॉब नहीं मिलती, तो उनको लगता है चलो टीचिंग कर लेता हूँ, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, पढ़ा लूंगा। कुछ हम्म। लोग इसलिए टीचर बन जाते हैं कि उनको हालात इजाजत नहीं देते इसके अलावा कोई और काम करने के। खासतौर पर हमारे माशरे में खवातीन के साथ ऐसा बहुत होता है कि उनकी बिल्कुल। शादी हो गई, उनको कॉर्पोरेट जॉब की इजाजत नहीं मिली, तो हम क्या कर सकते हैं, चले हम टीचर बन जाती हैं। तो चाहे आप टीचर्स बाय चांस हैं या टीचर्स बाय सर्कमस्टांसेस हैं, जब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे टीचर्स बाय चॉइस में, जब तक आप अपने दिल से ये बात नहीं निकालेंगे कि मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं इस माशरे में बेहतरी लाना चाहता हूँ, मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ, मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूँ कि ये वो काम है जो दूसरे कामों को जन्म देगा, मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं टीचर बन के माशरे में बेहतरी पैदा कर सकता हूँ, मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूँ कि मुस्तकबिल का जो मेहमान है, वो बच्चा मेरे सामने बैठा है, मैं उसको इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करवा सकता हूँ, मैं उस बच्चे की तरबियत कर सकता हूँ, उस बच्चे को पहले से बेहतर इंसान, बेहतर मुसलमान, बेहतर सिटीजन बना सकता हूँ। जब तक ये अंदर से नहीं आएगा ना, तब तक मैं टीचर बाय चॉइस नहीं होऊंगा। और जब तक मैं टीचर बाय चॉइस नहीं होऊंगा, मैं उस कमाल लेवल तक नहीं पहुंच सकता जो टीचर का कमाल लेवल है। बेहतरीन बात बताइए अहमद भाई, आपने स्पेशली जो बात की ना कि सेल्फ लर्निंग कंसिस्टेंटली, कभी भी ये ना समझे कि मुझे सब आता है और इल्म तो बेतहाशा है। तो इसमें ये बताइए कि क्या कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए? जैसे हम कहते हैं कि बीएड है, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि हर कोई ग्रेजुएशन या रूट से जा सके। तो क्या सर्टिफिकेशन होनी चाहिए जो काइंड ऑफ अ लाइसेंस जिसको हम कहते हैं, हर प्रोफेशन में होता है ना कि आपने जैसे डॉक्टर बनना है तो आप हाउस जॉब करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है तो आप आर्टिकलशिप से गुजरेंगे। तो टीचिंग का भी कोई इस तरह का रूट
व्हाट डू यू सजेस्ट होना चाहिए? देखिए लाजमी होना चाहिए। देखिए टीचर जिन प्रोफेशंस को डेवलप कर रहा है, जब उन सारे प्रोफेशंस की सर्टिफिकेशन या लाइसेंसेस हैं, तो टीचर्स लाइसेंस क्यों नहीं? जब तक इस बात की गारंटी नहीं है कि उस टीचर को पढ़ाने आता है, उसको हम्म। सही नॉलेज है, हम उसको कैसे इतने सारे बच्चे उसके हाथ में दे दें जो शायद एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, या जिसको शायद नॉलेज अपनी सब्जेक्ट की तो हो, लेकिन क्लासरूम एनवायरनमेंट से वो फेमिलियर ना हो। देखें, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज होना और किसी सब्जेक्ट को पढ़ा देना दो डिफरेंट पहलू हैं। बिल्कुल। अगर मेरे पास एक सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो जरूरी नहीं है मैं उस नॉलेज को इम्पार्ट भी कर सकूं, और जरूरी नहीं है मैं उस नॉलेज को उस सही तरीके से इम्पार्ट कर सकूं जिस तरीके से करना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें हम क्लास में ऐसी करते हैं जो हमने तजुर्बे से सीखी हैं। पढ़ा पढ़ा के हमें पता है कि हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो बच्चा अच्छे से पढ़ सकेगा, या ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो बच्चा क्लास में डिसिप्लिन होगा, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो बच्चे इंजॉय करके पढ़ेगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएंगे तो बच्चा रियल वर्ल्ड सिनेरियो से अपने आप को अलाइन कर सकेगा। तो ये सारी चीजें, हम बहुत सारी चीजें विद एक्सपीरियंस सीखते हैं, तजुर्बे से सीखते हैं, पढ़ा पढ़ा के सीखते हैं। लेकिन अगर हमने टीचिंग डिग्री हासिल करी हो, कोई टीचिंग क्वालिफिकेशन में पार्ट लिया हो, या टीचिंग टीचर लाइसेंस का हिस्सा बने हो, तो हमें पता चलता है जो हम क्लास में कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ, तो इस स्ट्रैटेजी के पीछे क्या फिलॉसफी है, उस स्ट्रैटेजी के पीछे क्या क्या थॉट प्रोसेसेस हैं। और वो थॉट प्रोसेसेस मेजोरिटी टीचर्स जो किसी किस्म की टीचिंग क्वालिफिकेशन लेके नहीं आए होते, उनको नहीं पता होती। वो हो सकता है वो वही सारे काम कर रहे हो, लेकिन टीचर स्टैंडर्ड्स होते हैं। जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, आईएसओ होते हैं, इसी तरह टीचिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं। अब मेजोरिटी टीचर्स को अनफॉर्चुनेटली टीचिंग स्टैंडर्ड का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वो उस बात से एक्सपोज ही नहीं हुए होते, उनको किसी ने बताया ही नहीं होता कि ये टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं। 95% ऑफ द टाइम्स बिल्कुल ऐसा होता है कि वो टीचिंग स्टैंडर्ड्स टीचर्स फॉलो कर रहे होते हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं उनको नहीं पता, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है वो उनको नहीं पता, उसके पीछे फिलोसफी क्या है अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं पता। तो अगर ये बातें टीचर को नहीं पता ना, तो वो टीचर बेशक बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो अफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट डेवलप नहीं कर पाएगा। कुछ टीचर्स गिफ्टेड होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, तो वो सारी चीजें कर रहे होते हैं, उनकी बात में असर भी होता है, वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको समझ में भी आ जाती है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि टीचर लाइसेंस होना, टीचर का ट्रेन होना, इस बात की गारंटी हो जाता है कि जब वो टीचर क्लास में आके यंग जनरेशन से मुखातिब होगा, तो उनको एक बहुत बेहतर डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकेगा। भाई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट की है, और ये इससे कनेक्ट भी होती है, जैसे आपने पहले कहा ना कि आप बाय चॉइस इसमें ना आए, दिल से करें, और जब आप अडेप्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को, सेल्फ लर्निंग वाली जो आपने बात कही थी, इसके साथ फिर हम ये भी अगर कनेक्ट कर दें कि लाइसेंस इसका प्रॉपर होना चाहिए, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इतना रिफाइंड होके जाएगा टीचर क्लास में कि उस वक्त फिर वो जो क्वालिटी आप कहते हैं ना कि तरबियत जो आप करना चाह रहे हैं, आप नस्लों को संवारते हैं, वो इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत अ, वजह फरमाया, और सारी चीजें कनेक्ट होती हुई आपकी बात से हमें नजर आ रही है कि किस तरह से डेफिनेटली आप टीचर हैं, आप जिस तरह से पूरा ट्रेनिंग करते हुए आए हैं लोगों की, सो वेल कनेक्टेड, वेल थॉट प्रोसेस। सर ये बताइए, आपने मैथमेटिक्स में माशाल्लाह बुक भी आपको ऑथर हैं उसके, और आपका एक पूरा करियर काउंसलिंग का एक सेक्शन है रिवील पाकिस्तान के नाम से, जो एक कंपनी है जिसपे आप साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, और लोगों को बच्चे जो यंग हैं उनकी पर्सनालिटी की असेसमेंट होती है, और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं पूछे जा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अवॉइड करते हैं मैथमेटिक्स को, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या कुछ लोगों को शायद पसंद ही नहीं है, ठीक है वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है ये बहुत हेल्पफुल रहता है आगे करियर सिलेक्शन में, प्रैक्टिकल काम करने में। और अब तो क्वांटम की चीज़ें बहुत हाईलाइट हो चुकी हैं, क्योंकि डेटा वगैरह के ऊपर काम हो रहा है। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? मैथ्स रखना चाहिए एज अ सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को?
देखिए मोहसिन भाई, पहली चीज जो हमें रियलाइज करनी चाहिए ना, बीइंग एजुकेशनिस्ट, कि हर हम्म। बच्चा मुख्तलिफ है। हर सही। बच्चे की अपनी सलाहियतें होती हैं, अपनी कमजोरियां होती हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं। और कभी भी दो बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। दो आइडेंटिकल ट्विंस भी एक जैसे नहीं होंगे। उनकी बिल्कुल। अपनी पसंदीदियां नापसंदीदियां होंगी। इसी तरह मैथ्स जो है ना, वो कुछ बच्चों को पसंद होता है और हम्म। उनके अंदर उसकी इनेट एबिलिटी होती है। उनका मैथमेटिकल एक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है। कुछ सही। बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो सलाहियत मैथमेटिक्स को एब्जॉर्ब करने की नहीं होती है। वो आर्टिस्टिक होते हैं, वो डिफरेंट चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो देखें, मैथ बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। एंड वो हर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन का कंपलसरी सब्जेक्ट भी है। तो बच्चे हम्म। उसको शौक से पढ़ें या खौफ से पढ़ें, पढ़ना तो पड़ेगा। अब होता यह है कि कभी कभी सब्जेक्ट को मुश्किल बना दिया जाता है। हम टीचर्स की भी कमी कोताही होती है। कभी कभी उन्होंने एक प्री कंसीव नोशन बच्चों ने बिठाया हुआ होता है कि मुझसे तो नहीं होगा। कभी कभी पेरेंट्स की तरफ से इतना आता है कि मैं तो मैथ में अच्छा था या थी नहीं, मेरा बच्चा कैसे अच्छा होगा। अब पेरेंट्स को पहले तो ये बात रियलाइज करनी चाहिए, आपका बच्चा आप नहीं है। आपको एक चीज नापसंद थी तो जरूरी नहीं है आपके बच्चे को भी वो नापसंद हो। ऐसा हर रोज हम देखते हैं। हमें कोई खाना पसंद होता है, जरूरी नहीं हमारे बच्चों को भी वो खाना पसंद हो। हमें कोई चीज और कोई किताब पसंद है, जरूरी नहीं हमारे बच्चे को भी वो किताब पसंद हो। तो इसी तरह अगर हमें मैथ पसंद या नापसंद है, तो उससे जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चों को भी पसंद या नापसंद हो। तो पहले तो बच्चे को इस चीज से हटाएं। दूसरा, बच्चों को इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि अपने दिमाग में एक प्री कंसीव नोशन ना बिठाएं। पहले से उनके दिमाग में ये बात ना हो कि मुझसे तो ना हो पाएगा, मैं तो मैथ कर ही नहीं सकूंगा, मेरे दोस्तों को तो बहुत मुश्किल लगता है, हमारे सीनियर्स ने कहा है ये तो बहुत मुश्किल टॉपिक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम मैथ की क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाने जाते हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले उनके दिमाग से इस क्लॉट को हटाना पड़ता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में ये बिठाया हुआ होता है कि मेरे सीनियर्स ने बोला है कि मुश्किल है। अच्छा, बोला भी उन्हीं लोगों ने होता है जिन लोगों को वो चीज मुश्किल लगी होती है, या जिन लोगों को तकलीफ हुई हुई होती है, या जो मैथ को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। उन लोगों ने इतना स्प्रेड किया हुआ होता है कि बच्चा उस क्लास के उस टॉपिक में आने से पहले से ही डरा हुआ होता है। तो आधी हार तो हमारी उसी वक्त हो जाती है जब वो उस टॉपिक को करना नहीं चाहता या उस टॉपिक के बारे में प्री कंसीव नोशन लेके बैठता है। जब उसके दिमाग से ये प्री कंसीव नोशन हट जाता है, तो फिर हमारी आधी जीत हो गई। अब उसको समझाना आसान हो जाता है। और फिर तीसरी चीज, टीचर्स को चाहिए कि जब वो किसी टॉपिक को पढ़ाएं, तो उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ले आए, उसके अंदर रियल लाइफ सिनेरियो ले आए। देखिए, बच्चों का एक बहुत बड़ा सवाल निशानी होता है, जो ये हम मैथ पढ़ रहे हैं ना, ये हमारी रियल लाइफ में कहाँ काम आएगा। तो अगर टीचर इस बात को समझा पाता है कि ये रियल लाइफ में यहाँ यहाँ काम आएगा, तो वो बच्चा खुद ही उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। और अगर उसको सिर्फ निसाब का हिस्सा समझा के पढ़ा दिया जाए कि बेटा पढ़ोगे तो मार्क्स आएंगे, वरना नहीं आएंगे, तो वो बच्चा जबरदस्ती पढ़ लेता है, लेकिन वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाता। तो ये तीन वजूहत है जो मैंने नॉर्मली फोर्सी करी हैं। या तो पेरेंट्स ने ये दिमाग में डाला हुआ होता है कि नहीं हो पाएगा, या उन्होंने प्री कंसीव नोशन लेके आए हुए होते हैं क्लास में इसलिए नहीं हो पाएगा, या टीचर ने उस चीज को पढ़ाया इस तरीके से कि मैथ नहीं हो पाएगा। अदरवाइज यूजुअली बच्चा अगर थोड़ी एफर्ट लगाता है तो मैथ हो पाती है। क्योंकि मैथ इज अ प्रैक्टिस गेम एट द एंड ऑफ द डे। आखिरकार मैथ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा रवा हो जाती है, उतनी ज्यादा बेहतर हो जाती है। समझ में आना एक बात होती है, और उसको कर लेना एक अलग बात होती है। तो बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम भी होता है कि मैथ समझ में तो आती है, हो नहीं पाती है। तो समझ में आ गई तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो भी पाएगी। अब अगर इसको, इस सब्जेक्ट को बच्चा ले तो क्या फायदा है और ना ले तो क्या नुकसान है। देखिए, हर यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है, उसमें कहीं ना कहीं मैथ का पोर्शन होता है। क्योंकि बिल्कुल। बिल्कुल। ये समझा जाता है कि मैथमेटिकल एक्यूमेंट बच्चे के पास होगा, तो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी, वो फैसले कर सकेगा। क्योंकि मैथ में बहुत सारी जगहों पे फैसले करने पड़ते हैं। तो वो जो फैसले करने की सलाहियत है वो मैथ से डेवलप होती है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं मैंने तो आर्ट्स एंड डिजाइन में जाना है, या मैंने तो जो है वो कॉमर्स की फील्ड में जाना है, तो क्या मुझे मैथ की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि आपने किसी भी फील्ड में जाना है तो आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। और बिल्कुल। मैथ इज अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, हमारे हर जगह है, इर्द गिर्द है। हम घर बनाते हैं, मैथ की जरूरत है। हम खाना पकाते हैं, मैथ की जरूरत है। जो लोग म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूजिक में मैथ की जरूरत है। जो लोग शायरी करते हैं, पोइट्री में मैथ की जरूरत है। जो लोग कहानी लिखते हैं, उसके अंदर रब्त देने के लिए अल्फाजों
का चुनाव जब करते हैं, उसमें मैथ की जरूरत है। तो मैथ तो हर जगह है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और मैथ जब हर जगह है तो उसको आना भी चाहिए। अच्छा, जो लोग मैथ जानते हैं वो जनरली स्मार्ट भी ज्यादा समझे जाते हैं, और जो मैथ नहीं जानते वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी जगहों पे तकलीफ का सामना करते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि अगर हम ये इस बात को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि मैथ जरूरी भी है, हर जगह काम भी आ रही है, और हम साथ ही साथ इस बात को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, किसी के इंटरेस्ट मैथ में होगा और किसी का नहीं होगा, तो हमें बीइंग टीचर्स या बीइंग पेरेंट्स, जब हम इस बात को रियलाइज कर लें कि हमारा बच्चा मैथ में नेचुरल एक्यूमेन रखता है या नहीं रखता, उसके बाद बहुत सारे फैसले करने की जरूरत है। अब एक बच्चा मैथ में बहुत वीक है, हम हम्म। नॉर्मली क्या करते हैं, हम उसके ऊपर मैथ का ट्यूटर लगा देते हैं और उसको मजीद परेशान कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर बच्चा मैथ में तेज है और किसी और सब्जेक्ट में वीक है, हम उस वीक सब्जेक्ट का ट्यूटर लगा देते हैं, और उस सब्जेक्ट का ट्यूटर नहीं लगाते जिस सब्जेक्ट में ऑलरेडी उसका इंटरेस्ट है। होना क्या चाहिए कि अगर हमें पता है कि हमारा बच्चा मैथ में बहुत वीक है और उसका कोई और इंटरेस्ट है, तो हमें उसके ऊपर कोई ऐसा टीचर लगा देना चाहिए जो उसके इंटरेस्ट को मजीद उजागर कर ले, उसके हम्म। जो ये एबिलिटी है उसको ज्यादा हार्नेस करे, उसको और आगे बढ़ाए, उसके अंदर उसको और दिलचस्पी पैदा करे, और मैथ जो उसका वीक एरिया है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करवाई जाए। लेकिन उसको बोला जाए बेटा मैथ इतनी पढ़ लो कि तुम्हारी जो बेसिक जरूरियात है ना मैथ की, वो वो पूरी हो पूरी हो। जाए, मैथ का एंट्री टेस्ट क्लियर हो सके, मैथ से तुम अगले लेवल में क्लियर करके आगे बढ़ सको। मैथ को बेस्ट बनाने के चक्कर में जो दूसरी सलाहियत है उसको खत्म ना करो। सिमिलरली, जिस बच्चे की मैथ बहुत अच्छी है और कोई और सब्जेक्ट बहुत वीक है, तो जो सब्जेक्ट वीक है उसको उस लेवल तक लाया जाए कि वो उसको उसका इतना इल्म हासिल कर ले कि वो आगे बढ़ सके। जबकि अगर मैथ उसका बहुत ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है या उसका बहुत इंटरेस्ट है उसमें, तो उसके ऊपर ऐसे वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस या ऐसी डिफरेंट मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट्रीज या मैथमेटिकल फॉर्मूलाज या मैथ के ऐसे लोगों से उसको मिलवाया जाए जो उसके अंदर मैथ की सलाहियत को मजीद उजागर कर दे। तो हमें ये जो मिसमैच है ना उसको ठीक करने की बहुत जरूरत है। जिस बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को कमाल लेवल तक पहुंचा दें, और जिस चीज में उसका इंटरेस्ट कम है उसको बेर मिनिमम उतना करवा दें कि वो क्लियर करके आगे निकलना शुरू। उससे ये बहुत। किसी सब्जेक्ट की कमी नहीं पैदा हो रही या हम उसको नीचा नहीं दिखा रहे, लेकिन हम एट द सेम टाइम उसकी जिंदगी में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं कि बेटा जिस चीज में तुम्हें ज्यादा मजा आता है उसको ज्यादा करके बेहतरीन बना दो, उसमें बेस्ट हो जाओ। और जो जिस चीज में तुम्हें बहुत इंटरेस्ट नहीं है, उस चीज को सिर्फ उतना लेवल तक ले आओ कि तुम आगे के मकामों में कभी उसकी कमजोरी की वजह से पीछे ना हो, तुम्हारा एंट्री टेस्ट क्लियर ना हो, ये इस वजह से तुम किसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो, इसलिए इतनी मैथ आनी जरूरी है। अदरवाइज मैथ में तुम्हें मास्टर्स नहीं करवा रहे, तुम्हें मास्टर्स उसी चीज में करवाएंगे जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट। तो आई थिंक बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। भाई इससे तो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने ये हाईलाइट की है कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। जिस तरह आपने ये बात की है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपका वाला जो रिकॉर्डेड सेशन है वो पेरेंट्स भी सुने, और दूसरी भी बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि अ, हमारे यहाँ माशरे में होता ये है कि सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसीजन मेकिंग में। बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब एक आपने कहा ना कि पहले से ही नोटिफाई कर दिया जाता है कि भाई ये तो अच्छा है या ये नहीं है, या मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा या और अब हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक करियर्स एडवांस हो चुके हैं। अगर किसी का लिखाई में इंटरेस्ट है तो एक बहुत अच्छा राइटर बन सकता है, वेबसाइट्स के ऊपर कॉपी राइटिंग होती है वो कर सकता है, मल्टीपल ऐसी चीजें हैं। तो ये बात बहुत आपने अच्छी हाईलाइट की कि इतने उस लेवल तक तो ले आए जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, कि वो उसका लिए हर्डल ना बने आगे करियर पाथवे में, और आगे उसमें ये चीज बिल्कुल चलती चले। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा होता है। देखिए, चार चीजें जो है ना वो किसी के भी करियर डिसीजन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। पेरेंट्स, हम्म। पीयर प्रेशर, सोसाइटी का सही। प्रेशर, सही। एंड टीचर। ये चारों लोग जो है ना वो बच्चे की जहन साजी में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो ये चार लोग उस बच्चे की इनेट एबिलिटीज के साथ अलाइंड होंगे ना, तो बच्चा एक अच्छा करियर पाथवे चूज कर सकेगा। लेकिन अगर ये चार लोग ही मिसमैच होंगे, पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं, असातिज़ा कुछ और बोल रहे हैं, सोसाइटी कुछ और ही सुहाने ख्वाब दिखा रही है, और पीयर प्रेशर एक अलग चीज चल रही है, तो बच्चा डिसीजन लेते वक्त कंफ्यूज भी होता है,
परेशान भी होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चार फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी बच्चे की करियर डिसीजन मेकिंग में। अच्छा अहमद भाई, ये बताइए, हम करियर की बात कर रहे हैं, टीचिंग एज अ करियर कैसा? आपने पूरा ओवरऑल उसमें डिफाइन किया है, लेकिन जनरली एज अ ऑप्शन क्यों नहीं दिया जाता? घर से क्यों ये ऑप्शन नहीं आता? या पेरेंट्स से भी कभी, आई डोंट थिंक ऐसा है कि बहुत अच्छी फील्ड है, टीचर बन जाऊंगा मैं। आप मौसम भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए, आप छोटी क्लासेस में जाएं और बच्चों से पूछें बेटा तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे बोलेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पायलट, फैशन डिजाइनर, सब बोल देंगे। मेरे ख्याल में हार्डली कोई होगा जो बोलेगा मैं टीचर बनना चाहता हूँ, क्योंकि इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी कभी कंसिडर ही नहीं किया गया। क्योंकि यही समझाया गया है कि जिससे कुछ ना हो पाएगा वो इवेंचुअली टीचर बन जाएगा अगर वो पढ़ा लिखा है तो। और हम्म। ऐसा हमने देखा भी है। जो मेजोरिटी टीचर्स हमने देखे हैं वो होते हैं जो टीचर्स, एज आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि वो टीचर्स बाय चॉइस कम होते हैं। टीचर्स बाय चांस या टीचर्स बाय सर्कमस्टांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब किसी ने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन देखा ही नहीं, तो वो टीचिंग के लिए हाथ ही नहीं उठाता। जब टीचर बनूंगा उसके लिए हाथ नहीं उठाता तो उसके लिए कभी मेहनत भी नहीं होती। वो मेहनत तो बाकी चीजों के लिए कर रहा होता है। बाय चांस उसमें कामयाब नहीं होता तो उसका सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये होता है या नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये होता है कि चलो मैं टीचर बन जाऊंगा। तो इस वजह से कभी टीचर को एज अ करियर पाथवे डिफाइन नहीं किया गया। अच्छा, आहिस्ते आहिस्ते इस चीज में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी तवज्जो बढ़ती जा रही है। टीचर्स लाइसेंसेस आने शुरू हो गए हैं, बीएड, एमएड, एजुकेशन में डिग्रीज आना शुरू हो गई हैं, जिससे हम्म। फिर भी लोगों को ये एक रास्ता नजर आना शुरू हुआ है कि टीचिंग एज अ करियर भी हो सकता है। एक वजह। दूसरी वजह, हमारे घरों से भी सपोर्ट नहीं होती। मतलब, बिल्कुल। मैं अपनी एग्जांपल लूं, मैं भी थोड़े दिन पहले भी कहीं पे ये बात कोट कर रहा था कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे क्या करते हो, मैं बोलता था पढ़ाता हूँ। तो कहते नहीं और क्या करते हो। नहीं, और क्या करते हो क्या मतलब है? मतलब मैं पढ़ाता हूँ ये itself ही बहुत बड़ी चीज है। आप मुझसे पूछ रहे हैं और क्या करते हो। अच्छा, फिर घरों बिल्कुल। में भी इस तरह होता है कि आपके पेरेंट्स से कोई पूछता है कि आपका बच्चा क्या करता है, तो अगर तो आप पढ़ाने के साथ साथ कुछ और कर रहे हैं तो वो उसको बताते हैं, लेकिन पढ़ाते हो उसको शायद बहुत हद तक नहीं बताते। या अ, अगर आप साथ साथ पढ़ रहे होते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरी बेटी पढ़ रही है। वो पढ़ा रही है उसको उजागर ही नहीं किया जाता, मतलब उसको एक सिग्निफिकेंट मकाम ही नहीं दिया जा रहा। वो काम जो अंबिया का काम है उसको बताते हुए शर्म महसूस करी जा रही है कि मेरा बच्चा पढ़ाता है। तो जब आप इस काम को खुद ही फुली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एज अ करियर अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकता है? तो मैं एज एन इंडिविजुअल ये चाहता हूँ कि लोग टीचिंग इसलिए करें कि यार ये भी तो टीचर है ना, ये टीचर बन के भी तो कुछ कर रहा है, ये टीचर टीचर बन के भी तो मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कहीं कर रहा है। ये टीचर बन गया तो उसने भी तो एक डिफरेंस क्रिएट किया टीचर बन के। तो मैंने बोला कि ऐसा टीचर बन जाना चाहिए कि शायद और कुछ नहीं तो कम से कम आने वाली नस्लों को जो टीचर्स बनना चाहते हैं या जिनके अंदर ये सलाहियत है कि वो अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, उनको ये करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो और करियर अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छी, बहुत जरूरी चीज है कोई सक्सेस स्टोरी होना। अगर एक टीचर सक्सेस करियर स्टोरी होगी ना तो आप टीचर बनना चाहेंगे। अगर एक डॉक्टर सक्सेस स्टोरी है तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, पायलट सक्सेस स्टोरी है तो पायलट बनना चाहते हैं। टीचर सक्सेस स्टोरीज हमें मिलती भी कम है। मतलब टीचरों की अहमियत को अनफॉर्चुनेटली उजागर किया ही नहीं जाता। उनको पेडिस्टल पे, मकाम में बिठा, माशरे में बिठाया ही नहीं जाता। उनको सेलिब्रिटी स्टेटस दिया ही नहीं जाता। तो कैसे कोई उन जैसा बनने की कोशिश करेगा? उनको तो दिखाया जाता है बेचारा, मासूम, कुछ नहीं हुआ बेचारे से तो वो टीचर बन गया। तो कोई बच्चा क्यों बेचारा बनना चाहेगा? बिल्कुल। बच्चा तो चाहेगा कि मैं एक वेल नोन रेप्यूटेड बंदा बनूं, जिसको देख के लोग इंस्पायर हों, जिस जैसा लोग बनने की कोशिश करें। टीचरों को तो ऐसा दिखाया ही नहीं जाता, ऐसा पोर्ट्रे नहीं किया जाता कि उन जैसा बनने की कोशिश की जाए। उनको तो दिखाया जाता है कि वो बेचारे हैं, माशरे का वो हिस्सा है जो कहीं सेटल नहीं हो सके तो उनको बेचारों को टीचिंग करनी पड़ गई। तो आप मुझे बताए ना क्यों एज अ वो टीचर को टीचिंग को करियर लेगा? तो हमारी प्रायोरिटीज में टीचर को एक बेहतर मकाम तक पहुंचाना होगा। जब हम टीचर को उस लेवल तक ले आएंगे कि वो सेलिब्रिटी एक्ट करना शुरू कर देंगे, एक्ट नहीं करना शुरू कर देंगे, सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, बच्चा जो है ना वो अपने टीचर की बहुत इज्जत करता है, बिल्कुल। उनसे बहुत मोहब्बत करता है, उनको अपना रोल मॉडल इवेंचुअली मानता है।
उन जैसा बनने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो उन जैसा तो बनना चाहता है लेकिन उन जैसे हालात से गुजरना नहीं चाहता। तो ये भी माशरे का प्रॉब्लम है ना, कि जिसने टीचर को वो मकाम ही नहीं दिया, वो इज्जत ही नहीं दी, वो अंबियों वाला पेशा तो बोल दिया बोलने की हद तक, लेकिन उस अंबियों वाले पेशा में किसी को आने की इजाजत नहीं दी, ब्लॉक लगा दिया कि ये काम तो उस वक्त करो जब मजबूरी हो या कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी ना हो। तो कैसे एक टीचर के लिए वो बच्चा करियर पाथवे चूज करेगा कि मैं इस जैसा टीचर बन जाऊं और मैं सक्सेसफुल हो जाऊं? तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देर इज अ चेंज, मार्केट में शिफ्ट है, टीचिंग एक बेहतर इंडस्ट्री में डेवलप हो रहा है, एक बिल्कुल। ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन भी आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है। तो बहुत सारे लोग टीचिंग प्रोफेशन में आना भी चाह रहे हैं, लेकिन इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी शख्स टीचिंग इंडस्ट्री में आए और टीचिंग को एज अ बिजनेस करने की कोशिश करे, या टीचिंग को एज अ प्रोफेशन बना के काम करे, या इसलिए आए कि चले उस काम में अब पैसा आना शुरू हो गया है तो हम टीचर बन जाएं और पैसे कमा लें, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज अपनी नियतों को टटोल लें। इसलिए कि अगर आप इस काम में आना चाहते हैं और वाकई ये अंबिया की सुन्नत है और इसको समझ के आना चाहते हैं, तो आपके अंदर टीचर बनने की काबिलियत भी होनी चाहिए, आपके अंदर टीचर बनने वाला इंटेंट भी होना चाहिए कि मैं टीचर इसलिए नहीं बन रहा कि मैं पैसे कमा लूं या बिजनेस कर लूं या ये मेरा प्रोफेशन है। आप टीचर इसलिए बनेंगे कि मैं लोगों की तरबियत करूंगा, मैं बच्चों की जहन साजी करूंगा, मैं उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करूंगा, उनको सही रास्ता दिखाऊंगा, मैं सिलेबस खत्म करना मेरी जिम्मेदारी होगी, लेकिन साथ साथ ये सारी चीजें, उसका तरबियती पहलू मेरी ज्यादा जरूरी जिम्मेदारी होगी। तो अगर मैं बच्चे के अंदर मॉरल एथिकल वैल्यूज खराब कर दूंगा टीचर बन के, तो मुझे टीचर नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर मैं टीचर बन के उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करके उनकी मॉरल एथिकल वैल्यूज, उनका पेट्रियोटिज्म, उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उजागर कर सकूंगा, तभी मुझे टीचर बनना चाहिए। ये आसान काम नहीं है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अहमद भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है, और आपने ऑलरेडी स्टेपिंग स्टोन रखा है। जो बेंचमार्क आप एज ए टीचर लेके चले हैं पाकिस्तानियों के लिए, इंटरनेशनली आपने जो रिप्रेजेंटेशन की है पाकिस्तान की, और हमें एक ऐसा सिंबल दिया है कि ऐसे भी टीचर्स हैं। और मैं तो ये बात बहुत एक्नॉलेज करता हूँ हमारी पूरी स्कूल के एलुमनाई एसोसिएशन में भी, इसमें कि हमें ऐसे टीचर्स मिले हैं जिन्होंने 25-25 30-30 साल तक खिदमत की है माशरे की, स्कूल की। पुरानी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा तो वक्त उसमें है, लेकिन हम अभी तक उनको नहीं भूले हैं। वो हमारी जहन साजी करते थे, हमें नजर आता है, और हमारे आसपास के पढ़े हुए लोग या हमारी स्कूलों से निकले हुए लोग, उन्होंने सोसाइटी बनाई है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे कोई भी प्रोफेशन अडेप्ट किया हो। तो ये तो बहुत मुअज्जब पेशा है। आखिरी बात की तरफ चलते हैं अहमद भाई। जो एक ब्रेन ड्रेन चल रहा है, यूथ से हम एड्रेस कर रहे हैं, बस हम बाहर की तरफ लपकें और इस पे हमें कुछ बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है कि वहाँ चांद तारे नजर आते हैं। आई डोंट नो क्या इसमें है, लेकिन उस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि बाहर सब अच्छा है, यहाँ सब बुरा है, ऐसा है, यही पिक्चर दी जा रही है? देखें, अगर पिक्चर ये दी भी जा रही है तो मुझे तो यूथ से ये सवाल है कि अगर हर कोई, हर इस मुल्क का सबसे अच्छा दिमाग इस मुल्क को छोड़ के बाहर चला जाएगा, तो इस मुल्क को ठीक कौन करेगा? मैं मानता हूँ हमारे मुल्क में लाख बुराइयां हैं, लेकिन क्या इस मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया? क्या इस मुल्क ने हमें आइडेंटिटी नहीं दी? क्या हम एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जिंदगी नहीं गुजार रहे? क्या हम नहीं देख रहे कि वो मुल्क जहाँ पे मसाइल हैं, जहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है, वहां पे कितने लोग मसाइल का शिकार हैं? हम बॉस्निया की एग्जाम्पल ले लें, हम कश्मीर की एग्जाम्पल ले लें, हम फलस्तीन की एग्जाम्पल ले लें। वहां पे लोग रात को सोते हैं तो उनको पता नहीं होता कि सुबह होंगे नहीं होंगे, उनका घर होगा नहीं होगा, उनका कॉलेज होगा नहीं होगा, उनकी स्कूल होगी नहीं होगी, उनका हॉस्पिटल होगा नहीं होगा, उनके वालदेन होंगे नहीं होंगे। कम से कम हम इस सुकून से जिंदगी नहीं गुजारते कि हम एक फ्री मुल्क में पैदा हुए हैं, एक आजाद मुल्क के शहरी हैं, हमारे ऊपर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, हमारे मुल्क में दूसरी प्रॉब्लम है, हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे मुल्क में जो है वो महंगाई बहुत ज्यादा हुई हुई है, हमारे मुल्क में हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है, हमारे मुल्क के जो हम लोग जो टैक्स पेयर्स हैं उनका रोना अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि उस इस मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, जो हमारा इस मुल्क में करप्शन बहुत है।
सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी क्या हम एक आजाद मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हमारे पास ये आइडेंटिटी नहीं है कि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं? तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस मुल्क को इसकी मिजरी से बाहर निकालें? हम्म। देखें, हर इस मुल्क के शहरी के ऊपर इस मुल्क का कर्ज है। ये मुल्क कर्ज में डूबा हुआ है, तो इसका कर्जा भी हमें उतारना है। अगर इस मुल्क में बुराइयां हैं तो उसको ठीक भी हमें करना है। हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या बाहर से लोग आके उसको ठीक करते हैं, या हमारे घर के लोग मिल के इस घर की प्रॉब्लम को ठीक करना शुरू करते हैं? हमारे मुल्क में गंदगी है तो उसकी सफाई भी हमें करनी है, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं। बिल्कुल। हमारे मुल्क में कोई बददियानती कर रहा है, तो अगर हमारे घर में कोई बददियानती करेगा उसके साथ हम जो सुलूक करेंगे, हमारे मुल्क में जो बददियानती कर रहा है उसके साथ भी हमें यही सुलूक करना है। अगर हमारे मुल्क को कोई बदनाम कर रहा है, तो जो हमारे घर में हमारे नाम को, हमारे फैमिली नेम को बदनाम करेगा, उसके साथ जो हम हाल करेंगे वही हमें हाल उनका करना है जो इस मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। तो ये करेगा कौन? बाहर से आके तो कोई नहीं करेगा। कोई ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपने दूसरे मुल्क में बैठ के खुश जिंदगी गुजार रहा है, इस मुल्क में सिर्फ दो कमेंट्स करके कि मेरे मुल्क में ये है और ये है करके इस मुल्क को बेहतर नहीं बना सकता। इस मुल्क को हम्म। बेहतर बनाने के लिए हमें प्रैक्टिकली इस मुल्क में उतरना पड़ेगा। हमें इस मुल्क में आके किसी न किसी शोबे में काम करके उस मुल्क के उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। कोई बाहर से आके ठीक नहीं करेगा। तो अगर हमें ये लगता है कि हम इस मुल्क में रह के इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक नहीं कर सकते, इसलिए हम इस मुल्क से भाग जाते हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली स्लोगन्स भी अजीब अजीब से आ गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह पाकिस्तान से जिंदाबाद। भाई मसला ये है कि अगर हमारा जहन इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जिसमें हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि हमें इस मुल्क से भाग जाना है, तो हम इस मुल्क को बेहतर नहीं बना सकते। हम फिर इस मुल्क से भागने की तैयारी करने के पीछे पड़े रहेंगे, तो इस मुल्क के लिए काम भी नहीं करेंगे। हम इस मुल्क की बुराइयां तो करेंगे, लेकिन इस मुल्क की अच्छाइयों से आंखें बंद कर लेंगे। अगर पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स, देन इट इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज उजागर ही नहीं करते। हम एम्प्लॉयमेंट ढूंढे जा रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही तो मैं ये कर लूं, मैं भाग जाऊं, मुझे बेहतर मौका मिल जाएगा बाहर। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही तो आप अपना कोई बिजनेस आइडिया डेवलप करें, बिजनेस करने की कोशिश करें। मुझे अंदाजा है जो बिजनेसमैन कम्युनिटी अगर ये देख रही होगी बोलेंगे हमारे ऊपर इतनी मुश्किलात आ गई हैं, हमें तो इस मुल्क में बिजनेस करना मुश्किल कर दिया गया है। तो इस मुल्क में बिजनेस करना मुश्किल कर दिया गया है, उसमें भी हमारी कोताहियां भी काफी सारी हैं। हमने जहां जहां अपॉर्चुनिटीज मिली उनको अवेल नहीं किया। हमने लोगों के साथ उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए। हमने सैंपल कुछ और भेजा, प्रोडक्ट एंड डिलीवरेबल्स कुछ और दिए। तो अगर हम अपने काम से ऑनेस्ट नहीं होंगे तो हमें उस बददियानती का अजाला भुगतना पड़ेगा। हम्म। कारमा अपना काम करेगा। बिल्कुल। जो मफाते अमल हैं वो आएंगे बीच में। तो हमें चाहिए कि हम जो काम करें वो दयानतदारी से, ईमानदारी से, मुहिब्बुल वतनी से करें। हम ये सोच के काम करें कि अगर मैं कोई बिजनेस करूंगा तो मेरे बिजनेस करने से मेरे मुल्क के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो नियतों पे भी अल्लाह ताला बहुत सारे फैसले फरमाते हैं। अगर मैं इस नियत से काम करूंगा कि मैं काम करूंगा तो मेरे मुल्क के लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, मैं अपनी मुल्क के लिए एक सक्सेस स्टोरी बना सकता हूँ। हमारे मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिटी, हम लोग अपॉर्चुनिटीज को सही से अवेल नहीं करते। अभी जो ये पूरा हमारे मुल्क में एक बॉयकॉट कैंपेन चली है, जिससे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स जो हमेशा से हमारे मुल्क में डोमिनेट करते थे जी। वो बॉयकॉट लिस्ट में आ गए। तो बहुत सारे लोगों ने उनसे किनारा कशी करी। यहाँ पे मौका था हमारी बहुत सारी लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का। बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारा मौका है, अभी भी मौका है बहुत सारे नए लोगों को नए आइडियाज लेके ऐसे कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स बनाने का कि लोग लोकल प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएं और फिर उस प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाएं कि उसको एक्सपोर्ट करके इस मुल्क में फॉरेन करेंसी रिजर्व लेकर आए। अब ये तो मौके हैं हमारे पास, हम मौके को अवेल नहीं कर रहे। हमें इस मुल्क से भाग जाने की फिक्र लगी हुई है। तो हम कैसे चीजों के आइडियाज पे काम करेंगे? हम आइडियाज में तो उस वक्त काम करेंगे ना जब हम ये प्लान करेंगे कि लॉन्ग टर्म हमें इस मुल्क में रहना है। अगर हमने अपने मुल्क में रहने का ही शॉर्ट टर्म इरादा किया हुआ है, लॉन्ग टर्म तो हमें पीआर किसी और मुल्क की चाहिए, तो हम इस मुल्क को बेहतर कैसे बनाएंगे? हमारी इंटेंशन में तो कोई और मुल्क चल रहा है। हमें तो अपने आप को उस मुल्क के लिए एलिजिबल साबित करना है। तो जब तक हम अपने आप को उस मुल्क के लिए एलिजिबल साबित करने में लगे में, हम अपने मुल्क के लिए काम ही नहीं करेंगे। तो ब्रेन ड्रेन तो होगा। हम किसी और मुल्क जाके उस मुल्क का बाथरूम धो सकते हैं, लेकिन हम्म। अपने मुल्क में रह के कोई मुहज्जिब काम नहीं कर सकते।
इसलिए कि हमें अपने मुल्क में रहने में शर्म आती है, हमें अपना वर्ल्ड थर्ड वर्स्ट पासपोर्ट शो करने में शर्म आती है कि मैं मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो उसको थर्ड वर्स्ट पासपोर्ट बनाया किसने है? हम पाकिस्तानियों ने। और इसको वर्ल्ड बेस्ट पासपोर्ट कौन बनाएगा? कोई बाहर से आके नहीं बनाएगा, हम पाकिस्तानी ही बनाएंगे। तो अगर हमारे को इस मुल्क से भागने की फिक्र लगी हुई है, तो हम इस ब्रेन ड्रेन को नहीं रोक सकेंगे। हम इस ब्रेन ड्रेन को उस वक्त रोक पाएंगे जब हम इस बात को ठान लें कि हमें तो अब इधर ही रहना है। देखिए ना, अगर हम अपने घर को शिफ्ट करने की प्लानिंग करते हैं, तो हम उस घर पे काम नहीं करते जिस घर को हम शिफ्ट करने वाले हैं। हम उस घर की फिक्र कर रहे होते हैं जहां इवेंचुअली जाके हमने रहना है। उसको हम बेहतर बनाते हैं, उसके लिए बेहतर इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, उसके लिए बेहतर फर्नीचर खरीदते हैं, और जो जिससे जा रहे होते हैं उसको खस्ता हाल करके जाते हैं। सेम सिनेरियो हमारे मुल्क का है। हम इस मुल्क से जा रहे हैं, तो हम इस मुल्क को खस्ता हाल करके जा रहे हैं, और जहां जाना है उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो इस बारे में इतना मतलब सख्त हो जाता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप बेशक बाहर जाके पढ़ें लिखें, बाहर जाके एक्सपोजर लें, वहां से चीजें सीखें, बट कम बैक टू द कंट्री, और इस हम्म। कंट्री को वो दें जो ये कंट्री डिजर्व करता है। अपना यस। रोल प्ले करें, अपना हिस्सा लगाएं इस कंट्री को बेहतर बनाने के लिए। आप वहां जाके सीख सकते हैं, सीखने की कोई मना नहीं है। वहां जाके पढ़ें, पढ़ने की कोई मना नहीं है। वहां जाके काम करें और एक्सपीरियंस हासिल करें, कोई मना नहीं है। लेकिन वापस आके इस मुल्क की खिदमत करें, इस मुल्क के लिए काम करें, तो ये मुल्क बेहतर होगा। अदरवाइज ये मुल्क बेहतर नहीं होगा। वहां रह के इस मुल्क की बुराई करने का हक नहीं रखते। और मैं तो इस एक्सटेंट पर चले जाता हूँ कि मैं बोलता हूँ, अगर आपने अपनी एबिलिटी से, अपनी सलाहियतों से किसी और मुल्क को फायदा पहुंचाया, और उसी सलाहियत उसी एबिलिटी की आपके मुल्क को जरूरत थी, और आपका मुल्क आपकी उन सलाहियतों से, आपकी उन एबिलिटी से महरूम रह गया, तो आपने अपने मुल्क से गद्दारी करी। क्योंकि आपकी उन सलाहियतों से जिससे आपका मुल्क महरूम रह गया है, और आपने किसी और मुल्क को फायदा पहुंचा दिया है, तो आपने अपने मुल्क के साथ सही नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। उस मुल्क के साथ जिसने आपको नाम दिया, पहचान दी, जिसका पासपोर्ट लेके आप बाहर गए थे, चाहे उसके बाद आपने कोई भी पासपोर्ट ले लिया, लेकिन जो आपकी हम्म। बेसिक आइडेंटिटी थी, आप उसको नहीं भूल सकते। यस। तो मैं बहुत सख्त हो जाता हूँ इस बारे में, इसलिए कि देखें, हमने ठीक करना है इसको। हम किसी और को पॉइंट आउट करके बोले कि हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस का प्रॉब्लम है, या हमारे मुल्क के जो मुल्क को चला रहे हैं ब्यूरोक्रेट का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हम सबका है, ये मुल्क हम सबका है, ये प्रॉब्लम हम सबका है। इसको ठीक हम सब ने करना है। ब्लेम गेम से सिर्फ एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाई जा सकती हैं। ब्लेम गेम से मुल्क ठीक नहीं किया जा सकता। तो अगर इस मुल्क को ठीक करना है, तो हमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। हमें इस मुल्क में रहना पड़ेगा, इस मुल्क के लिए आइडियाज जनरेट करने पड़ेंगे। हमें बाहर मुल्क जाके उनके आइडियाज देख के, आइडियाज सोच के, उस जैसे आइडियाज को यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और अपने लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे। कोई और आके रास्ता बना के नहीं दे देगा। हमें उस चीज के लिए लीडरशिप रोल्स में आना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा। तो जो जितने यंगस्टर्स हैं जो भागने का सोच रहे हैं इस मुल्क से, तो डर के भाग जाओगे तो इस मुल्क को ठीक करेगा कौन? You guys are responsible for the betterment and the future of the country, and you guys are responsible for the miseries of the country. इस मुल्क की प्रॉब्लम्स के भी आप ही जिम्मेदार हैं, और इस मुल्क को तरक्की देने के भी आप ही जिम्मेदार हैं। तो तरक्की इस मुल्क में आएगी जब हम सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ईमानदारी से फुलफिल करेंगे। अगर हम सिर्फ ईमानदारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना शुरू हो जाएंगे ना, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। और लेकिन इंशाल्लाह जरूर आएगी। बिल्कुल वो आएगी। ईमानदारी लानी पड़ेगी। इंशाल्लाह बिल्कुल। पॉजिटिव सोच के साथ हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। और अहमद भाई, अगेन थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू, जो आपने लास्ट में जो पूरा समअप किया है ना कि हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को समझें। और ये बात बहुत आपने वजह फरमाई कि हम जब बाहर एक्सपोजर लेते हैं, उनके आइडियाज को ग्रैब करें, और हम नई चीज़ों को अडेप्ट करते हुए, व्हाई नॉट। हमारे मुल्क में इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, कहाँ आपको इतनी बड़ी यूथ, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन मिलती है, इतने यंगस्टर्स, इतने काम करने वाले जिनको आप सर्व कर सकते हैं, जिससे नए आइडियाज लेके आ सकते हैं। तो बहुत पॉजिटिव है। पर्सपेक्टिव का सिर्फ फर्क है, आई थिंक। वो भी आपकी बिल्कुल सही बात है कि हम उस पर्सपेक्टिव को अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेके चलेंगे और बार बार इस बारे में बात करेंगे, तो बात पॉजिटिव ही रहेगी, इंशाल्लाह पॉजिटिव होगी। अगेन अहमद भाई, सो काइंड ऑफ यू। आपका प्रोग्राम
रिकॉर्ड करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगेन इट्स एन ऑनर फॉर मी, आपने टाइम दिया, अगेन थैंक यू। और इन दुआओं के साथ जो आपने आखिर में कंक्लूजन की तरफ कही है कि हमारी जिम्मेदारी को अडेप्ट करते हुए इंशाल्लाह हम बहुत बेहतर पाकिस्तान देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जजाकल्लाह। अपना सब ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी। अल्लाह हाफिज।